बच्चों, इस वर्ष आपके लिए वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दस्तूरवाड़ी दादर मुंबई से एक नया YouTube चैनल निर्मित किया गया है। इसका नाम है BMC VTC हिंदी चैनल और यह है इसका लोगो। महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद विद्या परिषद द्वारा निर्धारित अभ्यासक्रम तथा महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल द्वारा निर्मित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित कक्षा 1 से 10वीं तक पाठ निहाय शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए BMC VTC हिंदी चैनल को लॉग इन एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहां दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। जैसे ही आप दी गई लिंक को क्लिक करते हैं, इस तरह से एक गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है BMC VTC चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो देखने के बाद अपने सुझाव मत अवश्य दें। तो उस फॉर्म में आपको इस तरह से जानकारी पूछी गई है आपसे। आपका नाम, तो यहां आप अपना नाम लिखेंगे। आपकी पाठशाला का नाम, अपनी शाला का नाम लिखना है आपको यहां पर। तो चलो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम जब मोबाइल में अपना चैनल खोलते हैं तो हमें किस तरह से दिखाई देता है। यह मैंने अपना चैनल खोला है BMC VTC हिंदी चैनल और भूगोल का पहला पाठ है पृथ्वी और रेखा जाल। इस वीडियो के हम स्क्रीन के हम दाईं ओर देख रहे हैं, एक छोटा सा चिन्ह बना हुआ है। जब इस चिन्ह को हम क्लिक करते हैं तो इसी के नीचे खुल जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की है। इन प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है और इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कहां मिलेंगे? इसी वीडियो में मिलेंगे। तो जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको उनके उत्तर मिल जाएंगे। और जहां पर ये प्रश्न खत्म होते हैं उसी के नीचे आपको एक ये लिंक दी गई है। इस लिंक को खोलें। जैसे ही इस लिंक को आप क्लिक करेंगे ये लिंक अपने आप खुल जाएगी। इसमें गूगल फॉर्म मिलेगा आपको और उस फॉर्म में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही सहज और सरल प्रश्न। उनको टिक मार्क कीजिए और इस फॉर्म को सबमिट कीजिए। फॉर्म के लास्ट में नीचे सबमिट की बटन मिलती है, आप सबमिट क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म जमा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से यह आपकी प्रक्रिया पूर्ण होती है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज
मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। कक्षा 10वीं इतिहास और राजनीति विज्ञान। यह है हमारी कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक। पाठ 4 भारतीय कलाओं का इतिहास। भारत की दृश्य कला परंपरा या दृक कला परंपरा, विजुअल आर्ट्स। भारत की दृश्य कला परंपरा के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती हैं, जरा देखें। एक है चित्रकला और दूसरी है शिल्पकला। तो चित्रकला और शिल्पकला यह दृश्य कला परंपरा के अंतर्गत हैं। और दृश्य कला परंपरा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, जिसे हम हमेशा देख सकें। अब चाहे वो चित्रों के रूप में हो या किसी शिल्प के रूप में हो, ऐसी कलाएं। भारतीय कलाओं के इतिहास के संदर्भ में आज इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे यूरोपीय चित्रशैली के बारे में। यूरोपीय चित्रशैली नाम से ही हम समझ सकते हैं यूरोप का जिस पर प्रभाव हो। और यूरोप का प्रभाव भारत में कब पड़ा? आधुनिक काल में हम देखते हैं। आधुनिक काल का इतिहास आपने कक्षा 8वीं में पढ़ा कि आधुनिक काल का इतिहास मतलब आधुनिक काल कब शुरू हुआ? भारत में अंग्रेजों के आगमन के बाद, यानी 17वीं शताब्दी के आसपास। 1600 में पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपनी कोठी बनाई थी। व्यापार के बहाने वे भारत में आए थे और बात की स्टोरी हम सब जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने भारत पर अपना कब्जा किया। तो खैर, अंग्रेजों के शासनकाल में पश्चिमी चित्रशैली का प्रभाव भारतीय चित्रशैली पर दिखाई देता है। निश्चित है, जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक हमारे साथ रहता है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। उसी तरह से जब अंग्रेज हमारे देश में आए और उन्होंने लगभग 300 वर्षों तक वो हमारे देश में रहे, पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, बाद में ब्रिटिश साम्राज्य के रूप में, पहले व्यापारी के रूप में, फिर एक राजा के रूप में। तो कहने का मतलब वो लंबे समय तक भारतीय जनमानस के साथ रहे। तो निश्चित है उनकी हर शैली का, हर स्टाइल का प्रभाव भारत में पड़ा, चाहे वो खाने पीने में रहा हो, चाहे वो भाषाओं पर पड़ा, चाहे वो कपड़े पहनने के स्टाइल पर पड़ा। तो उसी के साथ साथ हमारी कलाओं पर भी उनका प्रभाव पड़ा और भारतीय चित्रशैली पर भी उसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ा। पुणे के शनिवार वाड़ा में सवाई माधवराव पेशवा के शासनकाल में स्कॉटिश चित्रकार जेम्स वेल्स के मार्गदर्शन में एक कलाशाला की स्थापना की गई थी। एक ऐसे वर्कशॉप बनाई गई थी जहां पर कला के संदर्भ में मार्गदर्शन दिया जाता था। और इसकी स्थापना किसके मार्गदर्शन में हुई थी? स्कॉटिश चित्रकार। स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड का व्यक्ति। स्कॉटलैंड जो है वो इंग्लैंड का ही हिस्सा है। इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ये 3 छोटे छोटे देशों को मिला के पूरा यूनाइटेड किंगडम बनता है। तो स्कॉटिश चित्रकार जो था जेम्स वेल्स, उसके मार्गदर्शन में एक कला की वर्कशॉप बनाई गई। कहां पर? महाराष्ट्र के पुणे जिले में। वहां शनिवार वाड़ा बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, रजवाड़ा है। और यहां पर इस चित्रकला शाला की स्थापना हुई थी। उस स्कॉटिश चित्रकार ने, जेम्स वेल्स ने, सवाई माधवराव और नाना फडणवीस का चित्र बनाया था। उन्हीं के साथ, यानी जेम्स वेल्स के साथ ही एक मराठी चित्रकार का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, चित्रकार गंगाराम तांबट जी। चित्रकार गंगाराम तांबट जी वेल्स के साथ ही चित्रकारिता करते थे, यानी वेल्स के साथ ही काम करते थे। और ये जो चित्रकार थे हमारे जेम्स वेल्स जी, वो उनके कार्य से बहुत ही प्रभावित हुए थे। चित्रकार गंगाराम तांबट जी के काम से वो इतना प्रभावित थे कि उन्होंने उन्हें भेजा कहाँ? वेरुल, यानी जिसे एलोरा की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में जो हैं, तो उन्होंने भेजा वेरुल की गुफाओं में और कार्ले एक जगह है, कार्ले की गुफाओं में भेजा उन्होंने और कहा कि आप वहां पर जो चित्र बने हैं, क्योंकि ये गुफाएं तो बहुत ही पुरानी है, बहुत पुरानी गुफाएं हैं,
तो इनमें जो चित्र बने हुए हैं उनके आप चित्र बनाइए। और गंगाराम तांबट जी ने उनके चित्र इतने सुंदर बनाए हैं। इन गुफाओं में जो चित्र बने हुए हैं, वहां के गुफाओं की जो संरचना है, वहां पर जो अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग भाग है, हर एक के चित्र उन्होंने बनाए और बहुत सुंदर चित्र बनाए। उनके बनाए हुए कुछ चित्र अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के येल सेंटर ऑफ ब्रिटिश आर्ट में संरक्षित रखे गए हैं। यानी गंगाराम तांबट जी के चित्र इतने सुंदर, इतने सटीक, इतने अच्छे बने थे कि जेम्स वेल्स उन चित्रों को अपने साथ लेता गया और उसने अपने देश में इनकी प्रदर्शनी लगाई। और उनमें से कुछ चित्र आज भी अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में वहां रखे गए हैं। उनके ऊपर वहां के जो कला प्रेमी विद्यार्थी हैं, कला प्रेमी जो जन समाज है, वो उन चित्रों को देखने के लिए हमेशा आता है। ये है अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी या येल विश्वविद्यालय। और वहां उस विश्वविद्यालय में, बहुत बड़े परिसर में फैला हुआ विश्वविद्यालय है, वहां पर येल सेंटर ऑफ ब्रिटिश आर्ट एक सेक्शन है। और वहां पे गंगाराम तांबट जी के बहुत सारा जो काम है, चित्र जो उन्होंने बनाए थे, वो चित्र वहां रखे गए हैं। ये उसका एक सेक्शन है, ब्रिटिश येल सेंटर ऑफ ब्रिटिश आर्ट। यहाँ पर भी हम कुछ चित्र देख रहे हैं जो गंगाराम तांबट जी ने बनाए हैं। ये चित्र तो बहुत प्रसिद्ध है। गंगाराम तांबट जी अपने गुरु के साथ, उन्होंने अपना खुद का चित्र बनाया था कि अपने गुरु के साथ वो बैठे हैं, उनसे कुछ जानकारी ले रहे हैं, कुछ ज्ञान ले रहे हैं। तो उन्होंने ये अपना और अपने गुरु का चित्र बनाया। ये हम जो चित्र देख रहे हैं, ये वेलोर की गुफाओं में और कार्ले की गुफाओं में ये इस तरह की संरचना पाई जाती है। तो वहां का एक चित्र है, ये एक दरबार का चित्र है, और ये एक उन्होंने किसी गुफा का ये चित्र, बाहरी संरचना किस तरह से दिखाई देती है इस तरह से बनाई है। और उन्होंने एक अष्टमहल का चित्र बनाया था जिसमें 8 महलों को किस तरह से बनाया गया है उसका एक रेखांकन किया था। वो चित्र तो उनका बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। और उस चित्र को देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो गंगाराम तांबट जी बहुत बड़े वास्तु वैज्ञानिक रहे हों। यानी इतना सटीक और इतना सुंदर वो चित्र उन्होंने बनाया है। 1857 ईस्वी में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना हुई। मुंबई में ये कॉलेज है। मुंबई वीटी स्टेशन के एकदम सामने बाहर निकलने पर हमें ये दिखाई देता है। इस कॉलेज का प्रांगण हमें दिखाई देता है। महाविद्यालय है ये आर्ट्स का, और इसकी स्थापना हुई थी 1857 ईस्वी में। इस संस्था में पश्चिमी कला शैली की शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर कई गुणवान चित्रकारों ने यहाँ से ख्याति प्राप्त की है, ख्याति अर्जित की है, इस संस्था से शिक्षा ग्रहण की। और उसके बाद उनको इतना यश मिला, इतनी प्रसिद्धि मिली। उनमें से एक बहुत ही प्रमुख नाम है पेस्तन जी बोमन जी। इन्होंने अजंता की गुफाओं के चित्रों की प्रतिकृति बनाने का कार्य किया। जैसे गंगाराम तांबट जी ने एलोरा या वेलूर की गुफाओं के चित्रों की प्रतिकृति बनाई, उसी तरह से पेस्टन जी बोमन जी ने अजंता की गुफाओं के चित्रों की प्रतिकृति बनाई। कल्चरल आर्ट यानी शिल्प कला, और आप बहुत सारे शिल्प कला के उदाहरण यहाँ देख रहे हैं। आइए जानते हैं विस्तार से कि क्या है शिल्प कला। शिल्प कला त्रिमितीय होती है। इसके पहले हमने पढ़ा था चित्रकला द्विमितीय होती है, 2 डायमेंशनल, अर्थात जिसमें 2 आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। शिल्पकला जो है ये 3 डायमेंशनल है, 3 आयाम लिए होती है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई। तो क्या है ये शिल्प और शिल्पकला? शिल्प एक ऐसा काम है जिसमें कौशल जो है वो अपेक्षित है, और कौशल के साथ साथ टेक्नोलॉजी, तकनीकी ज्ञान भी इसमें काम में लिया जाता है। और ये सब
कौशल लोग कैसे हासिल करते हैं? वारंवार अभ्यास के द्वारा। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि शिल्प कला क्या है? हाथ से चीजें बनाकर तैयार करने की कला। सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष है इसका वो है हाथ से चीजें बनाकर तैयार की जाती हैं। और शिल्प कला के लिए बहुत सारे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। कारीगरी, दस्तकारी, शिल्पकारी, हस्तशिल्प, हस्तकला। जैसे मूर्ति, प्रतिमा, कलापूर्ण बर्तन, वस्तुएं, ये सभी शिल्प कला के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं। यहाँ कुम्हार जो है वो मिट्टी के बर्तन बना रहा है, उन्हें अपने हाथों से आकार दे रहा है। यहाँ देखिए कितना सुंदर आकार दिया है, कितनी सफाई से यहाँ आकार दे रहे हैं इसको। यानी ये बहुत अभ्यास के द्वारा ये कुशलता प्राप्त की है। यहाँ पर हम लकड़ी के कुछ खिलौने देख रहे हैं। और बच्चों ये खिलौने देखकर आपको याद कुछ आया होगा ना? यस, ये हड़प्पा कालीन सभ्यता की जब खुदाई हुई थी तो उसमें ये लकड़ी के खिलौने मिले थे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक मूर्तिकार जो छेनी हथौड़ी के द्वारा एक पत्थर से मूर्ति बना रहा है। तो ये सभी शिल्प के उदाहरण हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि शिल्प जो है वो उकेरे जाते हैं या गढ़े जाते हैं। और इसके लिए पत्थर, धातु और मिट्टी का उपयोग किया जाता है। तो एक बात तो तय है कि शिल्प के लिए कौशल जरूरी है। किसी भी कार्य को करने में कौशल का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। और कौशल हम कैसे प्राप्त करते हैं? वारंवार अभ्यास के द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं कि शिल्प एक सीखी हुई क्षमता है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा नियमित अभ्यास के माध्यम से हासिल किया जाता है। और शिल्प में हाथ से बनी हुई चीजों का समावेश होता है, जैसे मूर्ति, चटाई, बुनी हुई टोकरी, कढ़ाई, कंबल, हैंडबैग, मोमबत्तियां, आभूषण, मिट्टी के बर्तन, कांच का काम, ये सब शिल्प में शामिल होता है। तो हम कह सकते हैं कि उपकरण और सामग्रियों का सही उपयोग और इसके साथ साथ तकनीकी का उपयोग, टेक्नोलॉजी का उपयोग, यदि हम अच्छे बारंबार अभ्यास के साथ इनका उपयोग करते हैं तो हमें किसी भी शिल्प कला में कौशल हासिल होता है। वेरुल या एलोरा की कैलाश गुफाएं अखंड प्रस्तर खंड में उकेरा हुआ अद्वितीय शिल्प है। यानी जो वहां की कैलाश गुफा है, औरंगाबाद में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। तो जो एलोरा की गुफाएं हैं वहां बहुत सारी गुफाएं हैं, उसमें एक गुफा का नाम है कैलाश गुफा। कैलाश गुफा की एक खासियत है कि यहाँ पर एक बड़ा शिलाखंड है, अखंड प्रस्तर, प्रस्तर मतलब होता है पत्थर, पाषाण। तो एक पाषाण शिलाखंड है जो अखंड है, यानी एक वन पीस है, कहीं से टूटा फूटा नहीं है। और इसमें जो शिल्प बनाया गया है वो बहुत ही सुंदर है, अद्वितीय। इसके अलावा सारनाथ में अशोक स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंहों वाले शिल्प पर आधारित चित्र भारत का राष्ट्रीय मानचिन्ह है। यानी हम देखते हैं कि भारत में शिल्प कला की परंपरा बहुत ही पुरानी है और जितनी पुरानी है उतनी समृद्ध है। यहाँ हम कुछ शिल्प कला के उदाहरण देख रहे हैं। ये है एलोरा की कैलाश गुफा। अब ये जो आप ये देख रहे हैं, पूरा इतना काम जो देख रहे हैं हर एक पिलर के ऊपर, ये एक पूरा वन पीस पत्थर चट्टान थी ये ऊपर से, और इसमें ऊपर से लेकर काम शुरू किया गया और ये हम जो कारीगर थे वो नीचे तक यहाँ काम करते करते पहुंचे। और इस शिलाखंड पर की गई जो नक्काशी है, जो इस पर शिल्प बनाया गया है, वो इतना सुंदर है कि पूरे विश्व इसे देखने के लिए आते हैं। और इसे हम कैसे भूल सकते हैं? ये हमारा भारत का राष्ट्रीय मानचिन्ह है। ये चिन्ह आपने बहुत जगह देखा होगा। कहाँ कहाँ देखा है? याद करो। तो सबसे महत्वपूर्ण जगह जो हमारे हाथ में नोट रहती है, करेंसी, हमारी मुद्रा, चाहे 100 का नोट हो, 50 का नोट हो, 10 का हो, उस पर ये हमारा राष्ट्रीय मान चिन्ह अंकित रहता है। इसके अलावा जो कोर्ट के पेपर होते हैं, स्टैम्प पेपर भी ये राष्ट्रीय मानचिन्ह अंकित होता है।
और ये जो शिल्प कहाँ से लिया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश के बनारस के पास एक सारनाथ जगह है। सारनाथ में ये अशोक स्तंभ है। ये स्तंभ सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। इस स्तंभ के ऊपर ये सिंह की मूर्ति है, सिंह का ये शिल्प है। इनफैक्ट वो इस तरह का है ऐसा। तो ये जो शिल्प है ये भारत का आज राष्ट्रीय मानचिन्ह है। तो इस तरह से हमें ये मिलता, इतिहास के पन्ने पलटने पर हमें ये मिलता है कि भारत में शिल्प कला अपने चरम शिखर तक पहुंची हुई है। शिल्प कला का एक प्रमुख प्रकार है लोक शिल्प कला शैली। चित्रकला के समान ही शिल्प कला भी अश्मयुग जितनी प्राचीन है। हमने चित्रकला के बारे में जब पढ़ा था तो उस समय हमने ये जाना था कि चित्रकला जो है वो अश्मयुगीन मानव के जमाने से चली आ रही है। उस समय अश्मयुगीन मानव जो था वो गुफाओं में चित्र बनाया करता था और उसी परंपरा को आगे लेकर चित्रकला विकसित हुई। उसी तरह शिल्प कला भी अश्मयुग की जितनी ही पुरानी है। हम सब जानते हैं कि जो पहले आदि मानव था वो पहले जंगलों में रहता था, पेड़ों पे रहता था, बाद में वो जमीन पे रहने लगा, गुफाओं में रहने लगा और पत्थर से औजार बनाने उसने शुरू किए। अपने जीवन यापन के लिए उसे बहुत सारी चीजों की जरूरत थी। जंगली प्राणियों से अपनी सुरक्षा के लिए उसे हथियार चाहिए थे। अपने शिकार के लिए, अपने भोजन की व्यवस्था करने के लिए वो शिकार करता था। शिकार करने के लिए उसे हथियार चाहिए थे। तो ये पत्थरों से उसने औजार बनाने की कला सीखी और उसका अभ्यास किया, उसमें कुशलता हासिल की। तो पत्थरों से औजार बनाने का जो युग प्रारंभ हुआ, जिसे हम अश्म युग कहते हैं, पाषाण युग कहते हैं, वह एक प्रकार से शिल्पकाल का प्रारंभ ही था, ऐसा हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। आदि मानव ने जब पत्थर से औजार बनाने शुरू किए तो वह पाषाण युग का प्रारंभ था और पाषाण युग के साथ साथ वह शिल्प कला का भी प्रारंभ था, ऐसा हम कह सकते हैं। भारत में तो शिल्प की बहुत पुरानी परंपरा है और आज भी हम देखते हैं कि धार्मिक अवसरों पर मिट्टी की प्रतिमाएं बनाना और उनकी पूजा करना और एक निश्चित समय के बाद उनका विसर्जन कर देना, उन्हें नदी या तालाब में या समुद्र में उसको हम अर्पित कर देते हैं, विसर्जित कर देते हैं। तो यह प्रथा आज की प्रथा नहीं है। भारत में यह प्रथा हड़प्पा संस्कृति के समय से चली आ रही है और अब यह प्रथा बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान जैसे अनेक राज्यों में प्रचलित दिखाई देती है। यहाँ हम देख रहे हैं बंगाल में जो दुर्गा पूजा के अवसर पर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर ये गणेश चतुर्थी में गणपति की प्रतिमा का पूजन और बाद में उसका विसर्जन। उसी तरह से वसंत पंचमी के दिन सरस्वती की स्थापना, उनका आराधन, उनका पूजन और बाद में उसका विसर्जन। यह परंपरा हमारे देश में कई हिस्सों में दिखाई देती है। तो ये क्या है? ये शिल्प कला ही तो है। बाप रे, बहुत सारे चित्र एक साथ उतर आए। वाह, कितने सुंदर हमारे भगवान श्री गणेश जी। और ये बैलों की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है, कितना सजाया गया है इनको। यहाँ गाय और उसका छोटा सा बच्चू, छोटा सा गप्पू। यहाँ पर हम देख रहे हैं दुर्गा पूजा के लिए बनाई गई या बनाई जाती दुर्गा की प्रतिमा। यहाँ भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा। यहाँ जो दुर्गा की प्रतिमा यहाँ बनाई जा रही थी वो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी हो चुकी है। और ये गौरी के मुखौटे, महाराष्ट्र में विशेष रूप से गणेश जी की मूर्तियां, गौरी के मुखौटे और बैल पोड़ा, इस त्योहार के बारे में तो हम सब जानते हैं। तो बैल पोड़ा इस त्योहार के लिए बनाए जाने वाली ये मिट्टी के बैल। इसके अलावा पूर्वजों की स्मृति में निर्मित लकड़ी के मुखौटे वाले स्तंभ और वीरगल। वीरगल मतलब ये पत्थर के जो स्तंभ रहते हैं उसमें जो शिल्पकारी या कलाकारी की रहती है, इसे हम वीरगल कहते हैं। यह सब पुकार पुकार कर अपने शिल्प कला की लोक परंपरा की गवाही देते हैं।
अभिजात शिल्पकला शैली। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं, पत्थर और कांस्य की प्रतिमाएं 5000 वर्ष अथवा उससे भी अधिक प्राचीन भारतीय शिल्पकला की परंपरा की गवाही देते हैं। और भारहूत स्तूप, इसका जो शिल्प है बहुत ही प्रखर और मजबूत, सुंदर, आकर्षक शिल्प है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यह मध्य प्रदेश में सतना जिले के पास यह स्थित है। यह शिल्प इसमें इतनी सारी चीजें हम इसको देख सकते हैं और इस शिल्प के माध्यम से उस कालखंड का हम अध्ययन भी कर सकते हैं। माना जाता है कि सम्राट अशोक के कार्यकाल में निर्मित पत्थर के स्तंभों से भारत में उकेरे पत्थर के शिल्प निर्माण का सच्चे अर्थ में प्रारंभ हुआ। यानी भारत में हम देखें तो शिल्पकला का प्रारंभ कब हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के कार्यकाल में, क्योंकि उनके कार्यकाल में ऐसे अनेक शिल्प हमें मिलते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, भगवान गौतम बुद्ध की इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है, ये उसका चेहरा है। यह है सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश में भोपाल के पास ये सांची का स्तूप, बौद्ध स्तूप। और इस स्तूप का ये प्रवेश द्वार, जिसको हम यहाँ फोकस में देखते हैं, ये सम्राट अशोक के कार्यकाल में बनाया गया है, ऐसा इसका माना जाता है। लेकिन इसमें जो शिल्प गया, सुंदर सुंदर शिल्प इस पे बनाए गए हैं, ऐसा माना जाता है कि इन शिल्पों की रचना, इन शिल्पों की सजावट कालांतर में की गई होगी, यानी बाद में की गई होगी। हम देखते हैं कि भारत देश में बुद्ध धर्म के अनुयायी बहुत सारे थे और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार भी किया। इसमें सबसे प्रमुख नाम हम ले सकते हैं सम्राट अशोक का, उनके बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा ने कई देश विदेश की यात्राएं की और बौद्ध धर्म का प्रसार किया। हम इसे यहाँ मानचित्र में देख रहे हैं कि यह हमारा भारत देश, और बौद्ध धर्म का प्रसार यहाँ हम देख रहे हैं अफगानिस्तान, चीन, यहाँ जापान, देन म्यांमार, इंडोनेशिया, यहाँ के जितने साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं इन सभी देशों में, और यहाँ श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश, इन सब जगहों पर बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ और बहुत बड़ी संख्या में लोग बुद्ध धर्म के अनुयायी बने। परिणाम स्वरूप उन देशों में स्तूप निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जब बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा तो वहां पर बौद्ध स्तूप भी बनाए गए। और ये हम दुनिया का सबसे विशालतम स्तूप हम देख रहे हैं, यह इंडोनेशिया के बोरोबुदुर में है। बोरोबुदुर वहां जगह का नाम है। तो इंडोनेशिया के बोरोबुदुर में निर्मित यह स्तूप संसार में सबसे विशाल स्तूप है। इस स्तूप का निर्माण ईसवी सन की 8वीं-9वीं शताब्दी में किया गया। 1991 ईस्वी में यूनेस्को ने बोरोबुदुर को विश्व विरासत स्थान के रूप में घोषित किया है। और अब यहाँ पर हर वर्ष लाखों पर्यटक आते हैं, अपने आराध्य के भावों का मनन करते हैं और अपनी सैर का आनंद उठाते हैं। तो बच्चों, हमने आज यहाँ तक जाना शिल्पकला के बारे में, अभिजात शिल्पकला, लोक शैली की शिल्पकला, और अगले वीडियो में हम जानेंगे भारतीय मूर्ति विज्ञान के बारे में। तो तब तक आप इस वीडियो को 2-3 बार ध्यान से देखिए, समझिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब हम मिलते हैं अगले वीडियो में मूर्ति विज्ञान के साथ। आपने यह वीडियो ध्यान से देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो का घटक जो है वह निश्चित समझ में आया होगा। इस घटक को अधिकाधिक गहराई से समझने के लिए इस वीडियो को बारंबार देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अपेक्षित है। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में, एक नया विषय लेकर, एक नया घटक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।